चलो, अच्छा चैप्टर है। और मैग्नेट के दो पार्ट हैं। ये हम पहला पढ़ रहे हैं, मैग्नेट इफेक्ट, जो चौथा चैप्टर है। इसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें डाई, पैरा, फेरो, बार मैग्नेट ये है। तो दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 और 5। लगभग 2 से 3 प्रश्न आते हैं और बहुत आसान चैप्टर है। अच्छे से पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। सबसे पहला जो इसमें लॉ आता है वो आता है बायो सवर्ट्स लॉ। इससे पहले ऑरस्टेड आए थे। ऑरस्टेड ने ही सबसे पहले दुनिया को बताया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो अपने चारों तरफ आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। पर कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सीधा हम आ रहे हैं बायो सवर्ट्स लॉ पे। हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले एक बेसिक सवाल है, स्टैटिक चार्ज क्या पैदा करता है? रुका हुआ चार्ज। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। रुका हुआ चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जबकि मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं पता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले दो तो आपने सब जगह पढ़ रखे हैं, पढ़ाया भी जाता है, स्टैटिक, मूविंग। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है, जनरली करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रही है, और करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये 2 बार सवाल पूछा गया है। एक बार सभी लोग एडजस्ट हो जाएं जल्दी से। भाई यहाँ आ जा, इधर बैठ जा। कौन नया आया है यहाँ पर जो 6 हो गए? ये नया बैठा है। तो मना नहीं किया कि ये फिक्स है, बैठ गया तो कोई बात नहीं। चलो जल्दी से फटाफट कॉपी खोलें, पढ़ना शुरू करें। इस सप्ताह 5 लेक्चर आएंगे शनिवार तक। कोशिश करें कि 5 लेक्चर अटेंड कर लें। और मान लो अगर ट्रेन है पहले की तो रिकॉर्डिंग लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि 5 लेक्चर होंगे तब जाके बायो सवर्ट लॉ बढ़िया तैयार हो जाएगा। एम्पियर्स लॉ भी शुरू कर देंगे। टारगेट वही है, ईएलपी अच्छे से करनी है। 13 ईएलपी है इसमें, तो बिल्कुल माइंड सेट करके चलना है। ऑन एन एवरेज सब में 10 से 12 सवाल हैं, तो 150 सवाल हैं ईएलपी में। तो टारगेट लेके चलना है कि अपन को 150 सवाल तो चैप्टर के खत्म होते होते कर ही लेने हैं। बिल्कुल माइंड सेट करिए कि यार पूरी ईएलपी का एक एक सवाल आना चाहिए। टारगेट बनाओगे तो बैकलॉग रखो ही मत। आज पहला दिन है फ्रेश, पुराना जो है बचा हुआ उसको धीरे धीरे निपटाओ। मैग्नेट में एकदम मामला क्लियर रखो। जब जब होमवर्क दिया जाएगा तब तब करके लाना है, और रोज 15 मिनट कॉपी पढ़ के आनी है। पहला चैप्टर है, पहला नया दिन है, अच्छे से रखोगे पूरा तैयार हो जाएगा। ये मैग्नेट से जुड़ा हुआ है ईएमआई, ईएमआई से एसी, एसी से ईएमडब्ल्यू। ये पूरा एक सेगमेंट है, पूरा एक सेगमेंट है।
यहां से आपको 9 सवाल मिलते हैं, मैग्नेट, EMIAC, EMW, 9 प्रश्न मिलेंगे। तो अच्छे से करोगे तो तैयार हो जाएगा। चलो, ये एक छोटा सवाल बन गया है। रुका हुआ चार्ज क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला चैप्टर जो अपन इतने समय से पढ़ रहे हैं 12वीं से, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मींस रुका हुआ चार्ज। रुका हुआ चार्ज सिर्फ क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज दोनों पैदा करता है। और करंट कैरिंग कंडक्टर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं? क्योंकि उस पर नेट चार्ज कितना है? 0। कोई भी वायर होता है करंट कैरिंग, जितने उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए टोटल चार्ज कितना है? 0। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत अच्छा सवाल है। करंट कैरिंग वायर क्या पैदा करता है? आंसर है वो आसपास क्या पैदा करता है? ओनली मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब आते हैं बायो सवर्ट्स लॉ पे। बायो सवर्ट्स ने क्या कहा? इतना छोड़ दीजिए, जो बच्चे लेट आए हैं अपन आगे से शुरू कर रहे हैं। बायो सवर्ट लॉ, एक वायर था जिसमें करंट फ्लो कर रही है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लंबाई है dl। इसके कारण जो करंट फ्लो के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है पॉइंट P पर, ये एंगल है थीटा। तो बायो सवर्ट ने कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 बातों पर डिपेंड करती है, I, dl, साइन थीटा और आर स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल उन्होंने बताया। अब एक एक टर्म पर पहले बात करें तो डर हटेगा। I करंट, dl स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट, इसका भी एक नाम है, इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। एक ऐसा टुकड़ा जिसमें क्या फ्लो कर रही है? करंट। और बच्चों से क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, IDL करंट एलिमेंट। आराम से देखिए, ये एक आर्बिटरी शेप का वायर है, करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो के कारण ये अपने आसपास क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। हमें कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? r दूरी पर। ये dB क्या है? dB, B इज अ सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। B किसका सिंबल है? मैग्नेटिक फील्ड। dB क्यों लिखा? dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। दोस्ती करनी पड़ेगी ना हर टर्म से, नहीं तो मजा कैसे आएगा। स्मॉल क्यों है? क्योंकि छोटा सा पार्ट है। टोटल फील्ड निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट बताइए मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। एक और पढ़ोगे आगे जाके, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कहां से आती है? हम सब 12th पास है, मैं आप सिखा सकते हो, सिखा देता हूं। फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है B इंटू ए। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की पता नहीं, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की आ गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अभी पैनिक नहीं होना, वैसे EMI का है पर बार बार काम आएगा तो हम परेशान ना हो। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक एक टर्म से दोस्ती करें। I करंट, dl स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट, थीटा आपको एंगल दिखाई दे रहा है, और r दूरी। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। और यहां कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये भाई चैप्टर का पहला लॉ है, अगले 4 दिन यही चलेगा। इसी पर एप्लीकेशन आएंगी, इसी पर ढेर सारे सवाल आएंगे। तो dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सीधा AIPMT में पूछा गया वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r बटे r क्यूब। सीधा वेक्टर फॉर्म ही पूछा गया था ऑप्शंस में। कैसे आया वो भी समझाता हूं। चैप्टर आसान। यहाँ जो सबसे बड़ा लोचा है वो होता है डायरेक्शन का। आज से डायरेक्शन शुरू हो जाएगी,
और बच्चा उसी में फंसता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, रोज डायरेक्शन सीखें 10 दिन तक, रोज बिना कहे पहले 10 मिनट रोज डायरेक्शन सीखो। डायरेक्शन का अगर डर हट गया, सवाल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन 2 दिन 3 दिन नहीं सीखेंगे, पहले 10 लेक्चर के रोज पहले 5 मिनट 10 मिनट रोज डायरेक्शन सीखो। एक बार डायरेक्शन पकड़ में आ गई, सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। सर ये वेक्टर फॉर्म कैसे आ गया, साइन थीटा कहां गायब हो गया? एक बार सभी लोग बोर्ड पे देखो, करना मत, सिर्फ समझ लो। जैसे मैंने क्या किया, इसको r से गुणा किया, इसको r से भाग दिया। सब लोग बोर्ड पे देखो, ये आर स्क्वायर और r मिलकर क्या बन गया, r क्यूब। अब ये ध्यान से देखना, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा अगर आपको याद है तो इसको क्या लिख सकते थे, ए क्रॉस बी। याद करिए, ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। देख सकते हैं आप, वापस खोलोगे तो यही आ जाएगा, तो करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर नीचे आर से गुणा किया, अपने आप ये फॉर्म आ जाएगा, सीधा याद कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए यही काम में लेना है, वेक्टर फॉर्म अगर कोई पूछे तब वो सीखना है। सारे न्यूमेरिकल अपने इसी से सॉल्व होंगे। एक बार सारी टर्म को बोल लीजिए ताकि दोस्ती हो जाए। एक नई टर्म आई है, म्यू नॉट। म्यू नॉट, म्यू नॉट का नाम होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। शब्द थोड़ा सा कठिन है, लगभग 10 से 12 लेक्चर बाद ये नाम समझ में आएगा, पर हल्का फुल्का भी आइडिया देता हूं। हेडिंग है परमिएबिलिटी, इसको सरल भाषा में बोले परमिट। कोई मीडियम अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस को परमिट करता है ताकि वो उसमें से पास हो सकें, उसे बोलते हैं परमिएबिलिटी, टू परमिट। अभी आवश्यकता नहीं है, अभी नाम लिख लीजिए, जब हम डाई पैरा फेरो पढ़ेंगे तब जाके ये बात समझ में आएगी। शुरू करें आगे, चलिए लिखिए एप्लीकेशन नंबर 1। जल्दी बराबर आए फटाफट से, टाइम का ध्यान रखिए, 6:40 तक आ जाएं, सही समय पे क्लास शुरू करें। रोज 5-7 मिनट बचाएंगे तो बहुत सारा समय बचेगा, बस यही आपको कहना चाहते हैं, टाइम की कीमत है। चलो लिखो एप्लीकेशन नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। चलिए साहब, सब आपको पढ़ा हुआ है, धीरे धीरे याद आ जाएगा, बस उसको मजबूत करना है। नया कुछ भी नहीं है, इसलिए परेशान मत होइए, सब पढ़ा हुआ है आपने, बस उसको सिस्टमेटिक करना है, डायरेक्शन सीखनी है, न्यूमेरिकल ज्यादा करने हैं, एनसीईआरटी लगानी है, बस ये चीजें हैं। ये मेरे पास वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, मुझे पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो ए दूरी पर है। तो इसका ऊपरी किनारे को मिलाएंगे, ये एंगल मान लिया θ1, निचले किनारे को मिलाया, ये एंगल मान लिया θ2। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसका बाकायदा डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता भी है, हम नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, केवल बायो-सवर्ट लॉ लिखकर इंटीग्रेशन करना है। सीधा सूत्र याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन θ1 प्लस साइन θ2।
एक एक चीज को समझिए। आई कौन है? आई दूरी, थीटा वन थीटा टू, ध्यान से देखिए, थीटा वन ऊपरी किनारे का एंगल, थीटा टू निचले किनारे का एंगल। तो एक एक बात को समझिएगा। अब ये अगले 50 सवाल में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, धीरे धीरे इसको यूज करना सीखना है। 2-3 बार बोलिए तो थोड़ा सा डर हटेगा। क्या चीज है? एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके कारण आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। बिंदु P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बिंदु P की दूरी a है। इतना बोलेंगे ना, तब उस फॉर्मूले से आपकी दोस्ती होगी, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। चैप्टर के साथ घुसना पड़ेगा। क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट बोले तो करंट के फ्लो होने से आसपास के रीजन में क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। एक 10वीं में पढ़ते थे जूल्स हीटिंग इफेक्ट। वो क्या है भाई? वो इसे में करंट के फ्लो होने से हीट पैदा होती थी, वो हीटिंग इफेक्ट है। ये क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। चैप्टर समझ में तो आए, फॉर्मूला कर लिया, सवाल कर लिया, हेडिंग में ही मजा नहीं आ रहा। पता चले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने से हर वायर अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड, और बायो सवर्ट ने उसका फॉर्मूला दिया कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। क्या बात क्लियर है? इसका नीचे लिखिए केस वन। केस वन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite wire, magnetic field due to infinite wire। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखें, सूत्र याद है, अच्छी बात है, पर एक बार समझिएगा मस्त। पेन पेंसिल छोड़िए, बहुत रिलैक्स पढ़िए पहले 3-4 दिन। एक बार चैप्टर के ग्रिप में आ जाए, सवाल बनने लग जाएं, चीजें समझ में आ जाएं, फिर स्पीड बढ़ानी है। अभी 3-4 दिन कोई स्पीड नहीं बढ़ानी। एक एक बात एक बार सेट हो जाए, टॉपिक का डर नहीं रहना चाहिए। देखिए वायर कैसा है? इनफाइनाइट। मुझे पॉइंट पी पर क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते हैं? थीटा वन, पहले फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा वन प्लस, 10 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। मुझे थीटा वन चाहिए और मुझे थीटा टू चाहिए। थीटा वन क्या होता है? ऊपरी किनारे को मिलाओ। किसको मिलाओ? मिलाओ। लो सर। अरे सर ऊपरी कहाँ है? और ऊपर है सर, और ऊपर है सर। सर इनफाइनाइट है सर। मतलब ये देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा? 90, लगभग 90। वापस सुने, थीटा टू, मैं जो शब्द बोल रहा हूं वही बोलिए, क्योंकि मुझे तो अगले 100 सवाल दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं। तो मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो ऐसे बोलता हूं जिससे अगले 100 सवाल हिट हो सके। थीटा टू निचले हिस्से को जोड़ता हुआ एंगल, निचला हिस्सा ये जोड़ा। सर अभी कहाँ है सर? वायर तो और लंबा है, ये जोड़ा। सर और लंबा वायर, सर इनफाइनाइट है। इसका मतलब देखिए ये एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर वायर इनफाइनाइट है तो गुप्ता सर जो थीटा वन है इट अप्रोचेस टू इनफिन 90 डिग्री, थीटा टू अप्रोचेस टू 90। दोनों की जगह कितना रख दें? 90। बताइए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, तो बताइए कितना? म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन 90 1, साइन 90 1। 2 से 4 काट दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई।
भाई ये इतना काम आएगा, आप मान के चलो कम से कम 100 बार ये लिखना पड़ेगा अगले 10 दिन में। इनफाइनाइट वायर की फील्ड मुख जबानी चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। एक बार तरीका सीख लिया, अब बार बार कोई नहीं कह रहा तरीका, सीधा सूत्र याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। यहां बैठ जाए चौथी बेंच में, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। एक बार तसल्ली से पूरा बोल लो, इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मतलब जो दोनों तरफ से कहां अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ। तो आशीष सर ये कौन सा वायर था? अब और मजा आया, अच्छा इस वायर की लंबाई फाइनाइट थी। ऐसे तो समझ में आता है, फाइनाइट थी, उसकी लंबाई फिक्स थी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब वो कैसा था? इनफाइनाइट। ऐसे धीरे धीरे बातें दिमाग समझता है कि ये सूत्र किसका था? फाइनाइट का। बोलिए क्या ये बात ओके है? अगला ये केस 2, जल्दी आओ। एक एक टर्म को बोल लो, दोस्ती हो जाएगी। आई, आई बोलो, करंट। ए, दूरी। और अच्छा बोलो, ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी है। धीरे धीरे अपने शब्दों को अच्छे करते जाओ। ये बिंदु P की वायर से कैसी दूरी है? परपेंडिकुलर दूरी है। धीरे धीरे शब्दों को एडवांस करते जाएं। दूरी तो सभी बोल रहे हैं, आप अच्छा बोलो, उस बिंदु P की वायर से कैसी दूरी? परपेंडिकुलर दूरी। शब्द बढ़िया होते जाएंगे, प्रश्न करने का अलग ही आनंद आएगा। चल 2-3 बार बोल लो, नीम खोल लो। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। चलिए आगे लिखें, केस 2। मैग्नेटिक फील्ड, केस 2 लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर and point P is present, point P is present in front of other end, in front of other end। मैं शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, कोई रह गया हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर and the point P is present in front of other end। क्लियर है बात? चलिए क्या कहना चाहता हूं, आराम से बोर्ड पे देखिएगा, बाद में लिखिएगा। ये वायर है, एक तरफ से तो इनफाइनाइट है, परंतु दूसरे किनारे के ठीक सामने क्या है? पॉइंट। दोनों चित्रों को समझिएगा, ये दोनों किनारों से क्या था? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा था। ये बताइए, ये एक तरफ से इनफाइनाइट है और दूसरे किनारे के ठीक सामने, इस तरह के वायर को हमारे एनसीईआरटी में क्या बोला गया है? सेमी इनफाइनाइट। पहले अंतर समझ ले, एक तरफ से इनफाइनाइट और दूसरे किनारे के ठीक सामने। चलिए फॉर्मूला बोलिए, 2-3 बार फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस। सर मुझे दो चीजें दे दो, बता क्या क्या? सर एक थीटा 1 दे दो और एक थीटा 2 दे दो, फिर तो मैं खुद ही कर लूंगा, फिर आपकी तरफ देखूंगा नहीं। अब थीटा 1 क्या होता है? पूरा बोलो, ऊपरी किनारे को मिलाने वाला एंगल। अच्छा शब्द बोलो, ऊपरी किनारे को मिलाने वाला एंगल। ऊपरी किनारा लो सर, नहीं सर यहां कहां है सर, अभी और ऊपर है सर, और ऊपर है सर, और ऊपर है, क्योंकि इन्फाइनाइट की तरफ है। खुद देखिए,
एंगल बढ़ते 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 90 डिग्री, तो थीटा 1 अप्रोचेस टू 90। थीटा 2 क्या है? निचले हिस्से को मिलाओ, निचला हिस्से को, निचला हिस्सा तो कोई है ही नहीं, किसको मिलाओगे? निचले हिस्से को मिलाओ, निचला हिस्सा तो कोई है ही नहीं। इट मींस थीटा 2 इज 0। इसी शब्दों में बोलो तो क्या होगा, दिमाग में पिक्चर सेट होगी। अभी सवाल जब कराऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। ऊपरी किनारे का एंगल थीटा 1, निचले किनारे का एंगल थीटा 2। रख दीजिए, तो B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A साइन 90 प्लस साइन 0, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A साइन 90 1 साइन 0 0। पूरा लिखो सेमी इन्फानाइट, 2-3 बार सेमी इन्फानाइट की परिभाषा बोलो, डायग्राम देखो, वो दिमाग में छपेगा। एक तरफ से इन्फानाइट, दूसरे तरफ के ठीक सामने ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगला करिए। तो 3 केस आ गए बेटा। सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्मूला फाइनाइट वायर का, केस 1 इनफाइनाइट वायर, केस 2 सेमी इनफाइनाइट, तीसरा लास्ट केस। जल्दी बराबर आ। केस 3 लिखिए, इफ द पॉइंट P is present, if the point P is present on the axis of wire, if the point P is present on the axis of wire, then the magnetic field, then the magnetic field will be 0। क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। ये वायर है साहब, अगर पॉइंट P इस वायर की एक्सिस पर कहीं हो, यहां है सर, एक्सिस का मतलब जैसे ये वायर है, आशीष सर इसकी एक्सिस बताओ, इसको आगे पीछे बढ़ा दो, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी एक्सिस। पॉइंट यहां है सर, और बताइए, जैसे ये वायर है, पहले इसकी एक्सिस बताइए, एक्सिस आगे पीछे बढ़ा दो, अगर इस लाइन में कहीं भी पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर हमेशा 0। कारण बहुत सरल है, ऊपरी हिस्से को मिलाओगे तो एंगल 0, निचले हिस्से को मिलाओगे तो भी एंगल 0, साइन 0 0 साइन 0 0, पूरी टर्म 0। एक्सिस की फील लाइए सर और समझिए। मान लो वायर ऐसा है सर, इसकी एक्सिस बताओ, तो सीखो, एक्सिस का मतलब वायर को आगे पीछे बढ़ाओ, वायर को आगे पीछे बढ़ाया, इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर सदैव 0 होगी। चित्र बना लीजिए। तो एक्सिस क्या होता है, धीरे धीरे अपने हिंदी में अपने टर्म्स को बोलो। वायर को आगे पीछे बढ़ाओ, अगर बिंदु उस वायर की लाइन में कहीं भी है तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का नाम होता है हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर हमेशा 0 होगा।
बोलिए, क्या बात क्लियर? अब यहां तक की बात को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह नींद आ रही है, तो थोड़ी सी नींद को खोल लेते हैं, है ना, पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। अब दिवाली के बाद का ये होता है स्टेज 1, दिवाली तक स्टेज 1 है। अब नीट की तैयारी शुरू होगी स्टेज 2 से, क्योंकि स्टेज 2 में 20 से 25% ड्रॉप आउट हो जाता है बच्चा, पढ़ाई नहीं करता है, बैकलॉग हो जाता है, चीजें नहीं संभलती है। अब असली जो लड़ाई है वो दिवाली के बाद से शुरू होगी, इसलिए 7 दिन घर जाएं या यहाँ रुकें, जो भी आपने प्लान किया है, पहला काम ये करिएगा, रिवीजन करिएगा। कुछ भी नया मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, रिवीजन करिए। और सभी में एक एक चैप्टर अपने मन से एड ऑन कर दीजिए, एक एक चैप्टर। जैसे कोई मान लो केमिस्ट्री का कोई थ्योरेटिकल चैप्टर है जो अभी यहाँ पढ़ाया नहीं है, ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा, पर आपको पिछले साल का आता है, उसको एक याद कर लीजिए। ऐसा बॉटनी जूलॉजी में कुछ चैप्टर हैं जो आपको पिछले साल के आते हैं, अभी ऑफलाइन में नहीं हुए हैं, उसको एक नया ऐड कर दीजिए। फिजिक्स में कोई एक ऐड कर दीजिए। एक एक चैप्टर का टारगेट रखिए, एक एक मुझे नया तैयार करना है, बाकी 90% समय किसमें देना है, रिवीजन में। फिजिक्स के 8-9 चैप्टर हो चुके हैं, एनएलएम फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, करंट, कैपेसिटर, 7 चैप्टर हो चुके हैं। इनका रिवीज करिए, इनके शॉर्ट नोट बनाइए। मैग्नेटिक इफेक्ट भी 6 लेक्चर 5 लेक्चर का हो जाएगा। तो दिमाग को एकदम संतुलित रखिए कि मुझे 7 दिन में ये चीजें करके आनी है। अभी प्लान ही नहीं करोगे तो 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। आराम से जिन जो घर जा रहे हैं घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे 6 घंटे आराम से मजे करिए। उसके अलावा भी दिन में 17-18 घंटे और हैं, 6-7 घंटे सो भी लेंगे, उसके बाद भी 11-12 घंटे हैं, 2-3 घंटे इधर उधर और भी कर दिए तो अभी 7-8 घंटे हैं। 7-8 घंटे तो अपन आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहेंगे तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। फायदा या नुकसान इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। रोजाना का एक लेवल बना रहेगा और वो आपको फायदा देगा। तो इन शॉर्ट बातें सरल हैं, बस फॉलो करिए आराम से। चलिए अब सारी बातों को एक बार समझ लेते हैं। नीचे लिखिएगा शॉर्ट रिव्यू। अब मुझे पिछले 20 मिनट का आशीष सर क्या क्या मुख जबानी याद होना चाहिए, एक बार फटाफट फटाफट देखते हैं, और थोड़ा सा छोटा कंप्रेस करके लिखिएगा ताकि आधे पेज में आ जाए। सभी लोग बोर्ड पे देखें, ये वायर, दूरी कितनी a, वायर की लंबाई बोलिए फाइनाइट, फाइनाइट, ऊपरी किनारा θ1, निचला किनारा θ2। देखना, पहले वायर की प्रोफाइल लिख रहा हूं। दूसरा, दोनों तरफ से इनफानाइट, इसे बोलते हैं इनफानाइट वायर। तीसरा प्रोफाइल, एक तरफ से इनफानाइट, दूसरे के ठीक सामने। चौथा प्रोफाइल, वायर की एक्सिस पर पॉइंट। इन चारों को समझो एक ही स्लाइड में, दिमाग में फिक्स करो। पहला फाइनाइट वायर, दूसरा इनफानाइट वायर, तीसरा सेमी इनफानाइट वायर, चौथा अगर बिंदु वायर के एक्सिस पे हो। ये चारों सूत्र मुझे एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए। फाइनाइट का बोल भाई, म्यू नॉट आई बटे 4πa साइन θ1 प्लस, एक साथ लिख चारों चित्र। इनफानाइट का म्यू नॉट आई बटे 2πa। अब अपन को नाटकबाजी नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर ऊपर, अभी नाटकबाजी नहीं चाहिए। एक बार समझ लिया, काम खत्म। अब सीधा याद होना चाहिए, इनफानाइट म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, सेमी इनफानाइट म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, ऐसा चाहिए याद। और अगर पॉइंट वायर की एक्सिस पर हो तो आंसर 0। चारों लिख लीजिए एकदम तसल्ली से, बढ़िया। ये चारों याद होने चाहिए। 50 बार इनको यूज करना है अगले 5 दिन में, घर पर, यहां ईएलपी पर। इसे बोलते हैं
फाइनाइट वायर, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट वायर, इसे बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, इसे बोलते हैं पॉइंट वायर के एक्सिस पर प्रेजेंट है। अब मेन जो इसका दादा है, मेन जो हीरो है, वो है डायरेक्शन। इसी में जनता परेशान होती है और इसी को बहुत शानदार समझना है। इसका डर हटाने का एक ही तरीका है, रोज सीखो। सामान्यतः 2 से 3 दिन टीचर सिखाता है, जब तक बायो सवट लॉ चलता है। अपन 10 दिन सीखेंगे। रोज पहले के 10 मिनट फिक्स हैं कि रोज आते ही पहले क्या सीखो, डायरेक्शन। डर हटा के फेंक दोगे, सवाल करने में मजा आ जाएगा। मेन हीरो है डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आराम से लिख लीजिए, ये स्लाइड में पिछले 33 मिनट निकल कर आ गए। सूत्र याद होने चाहिए। चैप्टर में बहुत फॉर्मूले हैं भाई, कम से कम 35 से 40 फॉर्मूले हैं, तो उससे बचा नहीं जा सकता। और ना डरने की जरूरत है, पढ़ेंगे 100 बार लगाओगे, अपने आप याद होंगे। तो डरने की कोई बात है नहीं। फॉर्मूले ज्यादा हैं तो दिमाग में तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे, उसका कोई जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ ये है, 100 सवाल करते करते वो इतने अच्छे याद हो जाते हैं कि परेशानी नहीं आती। चलो आगे लिखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हैंग डालिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इसको स्टार लगा लीजिए। 90% जनता डायरेक्शन में परेशान रहती है। आपने डायरेक्शन को कब्जे में कर लिया, मजा आ जाएगा। कब्जे में करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में मेरा योगदान क्या रहेगा, मैं रोज 10 दिन ईमानदारी से आपको डायरेक्शन सिखाऊंगा रोज, ताकि धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगी। पहले पढ़ते हैं किताबी लैंग्वेज, फिर सिखाऊंगा इसका सरल रूप, राइट हैंड थंब रूल। पहले चलिए किताबी लैंग्वेज। किताबी लैंग्वेज क्या कहता है, वायर को सीधे हाथ से होल्ड कर लीजिए। ये वायर है, इसको होल्ड कर लीजिए। होल्ड ऐसे भी कर सकते हैं, होल्ड ऐसे भी कर सकते हैं। अंगूठा मैच करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट से। करंट कहां जा रही है, ऊपर, करंट ऊपर। और वायर को ऐसे होल्ड कर लिया। राइट हैंड रूल है, कुछ राइट के हैं कुछ लेफ्ट के हैं। मैं आपको सारे पूरी फिजिक्स में केवल राइट हैंड रूल सिखाऊंगा सारे। उसका कारण क्या है, परीक्षा में एक कंफ्यूजन हमने यही रोक दिया कि राइट लगाऊं या लेफ्ट। किताबों में दोनों है, अपन पूरी फिजिक्स राइट हैंड से ही सॉल्व करेंगे, ताकि दिमाग में एक कंफ्यूजन तो यही क्रॉस लग गया, राइट या लेफ्ट। सब सारे प्रश्न ईएमआई एसी तक किससे करने हैं, राइट से। क्लियर है बात, तो सिर्फ राइट हैंड यूज करेंगे। सीधा हाथ लिया, अंगूठे को करंट के साथ मैच किया, अंगूठे को करंट के साथ मैच किया और वायर को होल्ड कर लिया। ये जो फिंगर्स हैं यही बताती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही बताती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बताता हूं, लिखना शुरू करिए। राइट हैंड थंब रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो राइट हैंड की कल फिंगर्स हैं, कल फिंगर मुड़ी हुई फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड in the surrounding region. कहने का तात्पर्य है इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। ये देखिए, यहां से अंदर जा रही हैं और यहां से बाहर आ रही हैं। थोड़ा समझना कठिन होगा, धीरे 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 डायग्राम बनाते जाओगे तो पता चलेगा। अब सर आपने एक शब्द बोल दिया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप बनाती हैं। अब ये वाक्य ऊपर से चला गया, ये क्या होता है क्लोज लूप? चलो कुछ बातें सीखते हैं तो पता चलेगा। 10वीं कक्षा में ले चलता हूं और एक बार मैग्नेट का फोटो बनाता हूं। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने आपको कहा ना, हर चैप्टर के पहले 3-4 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, ओसी हो। पहले 3-4 दिन एक बार चैप्टर का ग्रिप आ जाए, टर्म समझ में आ जाए, फॉर्मूले समझ में आ जाए, डायरेक्शन समझ में आ जाए, चैप्टर पढ़ने का मन करता है। तो टीचर की और आपकी जिम्मेदारी होती है कि पहले 3 दिन उसको बहुत सेंसिटिव मानकर उसको पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। एक बार चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा, फिर आपके अगले 15 दिन बहुत अच्छे निकलेंगे। ये बार मैग्नेट सभी ने देख रखी है, छोटी चुंबक, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। हम सभी जानते हैं कन्वेंशन से लाइंस ऑफ फोर्स कहां से शुरू होती हैं? नॉर्थ से, और वापस साउथ में आती। पर यही मामला खत्म नहीं होता। इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती हैं। यही खासियत है। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर्म अ क्लोज लूप। तो सर इलेक्ट्रिक लाइंस भी तो करती हैं? नहीं, नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस से निकल रही हैं, माइनस पे जाके खत्म हो रही हैं, वापस कहां आ रही हैं? क्लोज लूप कहां बन रहा है? लूप क्लोज कब होता है? जब वापस आए, नॉर्थ से निकली, साउथ में गई, वापस साउथ से नॉर्थ आ रही हैं। ये पहला अंतर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फीड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहा हूं, एक आगे जाके ईएमआई में पढ़ाऊंगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़े बहुत जानते हो तो। अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैंने इसका नाम ही अच्छा लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जो रुके हुए चार्ज के कारण पैदा हो रही है। नेवर फॉर्म नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये अपने आप में एक नीट का सवाल सॉल्व कर दिया। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। अच्छे से चित्र बनाइए। ये क्लोज लूप नहीं है बेटा, प्लस से गई, माइनस पे जाके खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, इसे बोलते हैं क्लोज लूप नहीं है। जबकि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये केवल एक कल्पना है, वास्तव में ऐसी कोई लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। ये केवल समझाने का तरीका है, पिक्टोरियल व्यू है कि एक बार मैग्नेट अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है, तो उसको बताने का एक तरीका है। माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस किया कि भैया पिक्टोरियल व्यू, हम ऐसा समझ सकते हैं। चित्र अच्छे से बनाइए, तीर का निशान बिल्कुल सही बनाइएगा। इनसाइड, ध्यान दीजिए, साउथ से नॉर्थ है, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। पूरा वाक्य अच्छे से आना चाहिए। ये नेवर फॉर्म क्लोज लूप। सही चित्र बनाइए, साफ सुथरा। अपने आप में ये एक परीक्षा का सवाल है।
तीर के निशान जरूरी मायने रखते हैं, आंख खोल के बनाइएगा। ये क्लोज लूप है, जबकि ये नेवर फॉर्म क्लोज लूप है। फीड लाइन की दिशा पूरा सुनना पड़ेगा। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, पूरा जानकारी के साथ समझना जरूरी है। चैप्टर आसान है, आराम से 3 से 4 प्रश्न कबाड़े जा सकते हैं। चैप्टर सरल हो गया है। लास्ट ईयर जो इसमें सबसे कठिन हिस्सा था, अर्थ मैग्नेटिज्म, वो हट गया है। टेंजेंट गैलोमीटर, एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यहाँ 3-3.5 लेक्चर की मेहनत होती थी, वो सब हट गई है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? सारी बातें लिख लेना जो मैंने बोर्ड पे नोट करी हैं, सब नीट की परीक्षा के प्रश्न हैं, आने चाहिए। चलिए, अब सर आपने ये क्या बनाया है, ये समझ में नहीं आया है, गोले 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 बना दिए। पहली बात तो ये इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, ये ऐसे हैं, ऐसे गोले हैं, ऐसे बना नहीं सकते, इसलिए ऐसा रिप्रेजेंट किया है। सर ये कहां से अंदर और कहां से बाहर, समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ देखो, ये वायर, करंट कहां जा रही है, ऊपर, सीधा हाथ लिया, अंगूठे से करंट मैच करी। यहां देखिए उंगलियां कहां जा रही हैं, अंदर, ये तीर के निशान देखिए कहां जा रहे हैं, अंदर। और ये देखिए उंगलियां घूमकर इधर से कहां आ रही हैं, बाहर, ये देखिए। थोड़ा सा इमेजिनेशन गौर करिए, बाकी तो अभी इसका सरल तरीका सिखाऊंगा। अरे एनसीईआरटी की बात समझ लें, वापस देखें, वायर, सीधा हाथ, करंट को थंब के साथ मैच करो, करंट ऊपर, थंब ऊपर, वायर को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। यहां से देखिए उंगलियां कहां जा रही हैं, अंदर, ये देखिए तीर के निशान अंदर, और यहां से घूम के कहां आ रही हैं, बाहर। सर ये डॉट 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 क्या है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जो हमेशा क्या बनाती हैं, क्लोज लूप। एक एक बात को समझिए, ये कौन है, वायर, ये है करंट, करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक लाइंस आती हैं, और ये मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्या बनाती हैं, कॉन्सेंट्रिक क्लोज लूप। ये देखिए, क्या बात समझ में आ रही है? ये तो है किताबी भाषा। अब इसका सरल वर्जन मैं आपको सिखाता हूं, जिसे हम कहते हैं ठक ठक नियम। अब ये इतना आसान है कि चीजों को एकदम से आसान कर देगा। इसे बोलते हैं नॉक नॉक रूल। ये किताबी भाषा नहीं है, ये अपने आपस की भाषा है, जिससे जल्दी समझ में आता है। अब आप देखो कैसे काम हो जाएगा। देखो ये वायर, सब लोग आराम से देखिए, 5-7 बार समझाऊंगा और रोज समझाऊंगा, खेल ही डायरेक्शन का है। आइए देखें, सब लोग बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। 4 केस हैं, 4 में धीरे समझ में आ जाएगा। सीधा हाथ लें, अंगूठे को करंट के साथ मैच करें, यहां देखिए, यहां नॉक नॉक कर सकते हैं, उंगलियां कहां जा रही हैं, अंदर, मतलब इस रीजन में ये है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्स। सोचो यहां क्रॉस है तो यहां डॉट होगा, क्यों, यहां से फील्ड अंदर जाएंगी तो यहां से, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। तो वायर को पकड़ने वाला नाटक बेकार है। वापस देखिए 2-3 बार और रोज समझिए। सीधा हाथ लिया, अंगूठे को करंट के साथ मैच करिए, बताइए नीचे ठक ठक हो रहा है तो यहां क्रॉस, तो दूसरे प्लेन में, अच्छे शब्द बोलिए, दूसरे प्लेन में डॉट। क्रॉस का मतलब क्या होता है, यहां लिख दिया, क्रॉस मतलब पर, पूरा नाम, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्स। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड
आउटवर्ड्स। थोड़ा सा अभी अटपटा लगेगा, 10-15 सवाल करोगे तो मजे आने लग जाएंगे। तीसरा देखो, खुद करके देखो, आंखों से मत करो, आंखों से मत करो, सीधा हाथ लो, सीधा हाथ लो, करंट को मैच करो। करंट कहाँ? नीचे। यहां बताइए, नॉक नॉक होगा, जहां नॉक नॉक वहां क्रॉस, दूसरे प्लेन में डॉट। ये किसकी दिशा है? मैग्नेटिक फील्ड की। पूरा बोलिए, ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। वापिस इसमें देखिए, वही वाला है, अंगूठा कहां? नीचे, इधर क्रॉस, तो उधर डॉट। आराम से समझिए और रोज समझिए, इंपॉर्टेंट ये है। इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा कि धीरे धीरे आपको इसका कंफ्यूजन हटेगा। ये सबसे आसान तरीका है, तुरंत आपको क्लिक कर सकता है। कई तो पता ही नहीं चल रहा, यूं पकड़ रहे हैं वायर को, ऐसे पकड़ रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं ही जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। सीधा हाथ लें, सीधा हाथ लें, करंट को इसके साथ मैच करें, मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं टेढ़े मेढ़े कुछ भी कर रहे हैं, फिर इसको काटा पीटा करते जा रहे हैं। अंगूठा करंट के साथ मैच, यहाँ क्रॉस, खत्म। एक तरफ क्रॉस तो दूसरी तरफ डॉट। सोचे यहां से भी यहाँ ही ले आऊं, काहे को लाना भाई? एक तरफ जब क्रॉस पता चल गया तो दूसरी तरफ डॉट ही है। कुछ भी कर रहे हैं, सर मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं ताकि सवाल गलत हो जाए। मेरे सारा एम इस तरह होता है कि एकदम आसान प्रश्न भी मैं कॉम्प्लिकेट बना देता हूं, ताकि मुझे लगे मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं सर, केमिस्ट्री थोड़ी ना है सर कि एकदम आसान हो, एक बार में समझ में आ जाए। मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, तो इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दो कि बस यूं मजे आ जाए। चलिए क्या आगे बढ़े, कुछ प्रश्नों से शुरू करते हैं, धीरे धीरे क्लैरिटी में आएगा। लिखिए पहला प्रश्न, पहले 5 प्रश्न मैं करूंगा, आपको सिर्फ देखना है कि गुप्ता सर सही कर पा रहे हैं या इनको और अभी मेहनत की जरूरत है। पहले 5 प्रश्न मेरी तरफ से हैं। चलिए पहला, कैलकुलेट द resultant magnetic field at point P। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, बढ़िया करना है, बस चित्र बनाते जाएं, सही चित्र बनाएं और आराम से सीखेंगे। सही चित्र बना लीजिए अच्छे से। बिल्कुल, अभी अटेम्प्ट मत करना, इतने सवाल हैं, 50 सवाल हैं ईएलपी में, आपको ही करने। मुझे एक बार 5 सवाल करने दे, एक मैं आपका तरीका डेवलप कर दूं कि कैसे सोचना है, फिर अपने हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। चित्र बना लो, दिशा जरूर सही बनाना, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। चलो अब सुनना भाइयों सब, पेन पेंसिल छोड़ दो, बिंदास देखो एक एक सवाल को बहुत प्यार से। पहली नजर में बताओ कितने वायर? इसका मतलब गुप्ता जी मुझे 2 मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। दूसरी नजर में दोनों वायर का स्वभाव इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट? दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, तो मैंने कोने में गया और इनफाइनाइट की फील्ड लिख दी।
म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। ये अप्रोच समझिए। एक नजर में देखते ही दो वायर हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएंगी, दोनों वायर का स्वभाव इन्फानाइट है, कोने में इन्फानाइट का सूत्र लिख दिया, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। अब एक एक वायर की लिखो, इसको बोल दिया वायर 1, इसका बोल दिया वायर 2। आराम से देख, जल्दबाजी मत कर। B1 बोलिए फॉर्मूला, म्यू नॉट आई, आई नहीं I1 बटे 2 पाई, दूरी, दूरी, ओरिजिनल फॉर्मूला ये रहा, इसको अपने हिसाब से बदल दिया, दूरी ए नहीं A/2, आई नहीं I1। अब है मेन दिशा, दिशा समझो, सीधा हाथ लो, करंट कहां, ऊपर, यहां क्रॉस, यहां डॉट, यहां डॉट बनाई मत, तेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो इधर ही तो है। वापिस सुन, यहां डॉट आएगा बिल्कुल, पर डॉट क्यों बनाना, मेरा ऑब्जर्वेशन बिंदु कौन से प्लेन में है, क्रॉस वाले में है। तो बता, इस डॉट का कोई मतलब, सब धीरे धीरे बताओ। आजा बेटा, फिर से सुन ले राजा, बोर्ड पे देख, करंट कहां, ऊपर, ये देख यहां ठक ठक क्रॉस, तेरा बिंदु भी इसी प्लेन में है, देख इधर ही तो है, यहां थोड़ी ना है, यहां होता तो क्या लेते, डॉट। तो B1 आ गया, B1 की फील्ड आ गई क्रॉस, बता। अब आइए B2, सभी लोग बोर्ड पे देखें, वायर चेंज, पेन का कलर चेंज कर दिया, वायर 2, B2 सूत्र बोलो, म्यू नॉट आई, आई नहीं बटे 2 पाई, दूरी A/2। सूत्र बिना इसके काम नहीं चलेगा, ये ऑक्सीजन है, कितना भी बढ़िया सीख लोगे, सूत्र रटा हुआ होना, इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई अपॉन। अब बताओ क्रॉस या डॉट, सीधा हाथ लो, तुक्के नहीं, सीधा हाथ लो, अंगूठे को करंट के साथ मैच करो, करा, इधर ठक ठक आ रहा है, और बिंदु भी तो यही है सर, यहां क्रॉस और यहां डॉट, बिल्कुल सही, पर इस डॉट का क्या काम है, तेरा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो उधर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या काम का है, क्रॉस। अब बता, दोनों क्रॉस हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। वेक्टर क्वांटिटी अगर डायरेक्शन सेम होती है तो सीधा सीधा क्या हो जाते हैं, ऐड। पहले 5 सवाल में जान लगानी है, फिर धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएंगी। हर बात का कारण इनफाइनाइट वायर है, दूरी पता हो, डायरेक्शन पता हो, फॉर्मूले पता हो तो काम हो जाए। बताइए क्या कर दें, ऐड हो जाएंगी, बोलो। बी नेट B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई A/2 प्लस म्यू नॉट IT 2 पाई A/2, म्यू नॉट कॉमन, 2 पाई A/2 कॉमन, अंदर I1 प्लस I2, 2 से 2 मार दिया, म्यू नॉट बटे पाई A, I1 प्लस I2, दोनों क्रॉस मिलकर क्रॉस ही पैदा करेंगे। आसान सवाल है, हाँ मैं कर रहा हूं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस रोजाना पढ़ाई करनी है। करंट कैपेसिटर से ज्यादा आसान लगेगा आपको चैप्टर, फटाफट सवाल बनेंगे। बस डायरेक्शन में दिक्कत आएगी, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, ओपन मान रहा हूं दिक्कत आती है, मैं इसका आपको रेमेडी भी तो बता रहा हूं। रोज सीखेंगे डायरेक्शन, और 2-3 दिन नहीं 10 दिन। कैसे डायरेक्शन का डर रहेगा भाई, डर अपन पीछे पड़ेंगे तो डर हटाएंगे, कि रोज सीखेंगे डायरेक्शन। कब तक डायरेक्शन डराएगी, एकदम मस्त सीख जाएगा, जबरदस्त, कहीं दिक्कत ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2,
जल्दी से आएंगे फटाफट। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the magnetic field at point P देखिए हजारों सवाल बन सकते हैं, पर जो बेसिक फंडे हैं वो वही हैं। आप ईएलपी में देखें, सारे सवाल अलग अलग दिखेंगे, मॉड्यूल में भी बहुत तेरे सवाल हैं, नीट में, जेई मेन में भी अलग अलग तरह के खूब आए, पर किसी डायग्राम से डरिए मत। अनाप शनाप डायग्राम बन सकते हैं, पर फॉर्मूले वही है, डायरेक्शन वही है। प्रैक्टिस धीरे धीरे इसको अच्छा बना देगी, तो इसमें कहीं परेशान मत होइएगा, बस धीरे धीरे उनको अप्लाई करना सीखिए। चित्र बना लीजिए। सही चित्र बनाएं, तीर का निशान बहुत जरूरी है, सही लगाना। चार वायर हैं, बिंदु पी आपको दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल इसकी सीध में है, ये भी सीध में, ये भी सीध में। थोड़ा सा इसको ऊपर दिख रहा हो तो आप बराबर बना लीजिए, बिल्कुल पी की सीध में। आप कहें तो मैं वापिस बना दूं? नहीं नहीं, यही बनाऊंगा, आप चिंता मत करो। वही वही चित्र है। चलो, अभी जल्दबाजी नहीं करनी, अभी तो सीखना है, एकदम मन को रिलैक्स रखना है कि सब हो जाएगा, कहीं परेशान नहीं होना। एक नजर में बता, तुझे कितने वायर के हिस्से दिख रहे हैं? चार। एक, दो, तीन, चार। ये पहली अप्रोच होती है। सवाल देखते ही, अरे सर 4 वायर हैं, सर किसी तरह से चारों की फील्ड लिखनी आ जाए, काम हो जाएगा। देख ध्यान से, ये वाला बेकार है, वायर को आगे पीछे बढ़ाया, बिंदु पी एक्सिस पर है, इसका बेकार, काम खत्म इस वायर का। क्यों? पूरा वाक्य बोल। वायर को आगे पीछे बढ़ाने पर अगर बिंदु P उसी लाइन में होता है तो फील्ड 0 होती है, इसे बोलते हैं एक्सिस। सर ये वाला भी बेकार, बिल्कुल, ये देख, वायर को आगे पीछे बढ़ाया, ऐसा तीर का निशान बना दे, कितना बढ़िया। और यहां लिख, इसका चुंबकीय क्षेत्र 0। तो दो तो खत्म हो गए बेटा। अब बाकी दो की बात करते हैं। इसकी सोच, पहले वायर का टाइप बता, इनफाइनाइट नहीं, सेमी इनफाइनाइट की पकड़ समझ। एक तरफ से इनफाइनाइट, दूसरी तरफ के ठीक सामने, इन शब्दों को गौर करना। सेमी इनफाइनाइट की पहचान, एक तरफ से इन्फिनिटी, दूसरी तरफ के ठीक सामने,
मतलब सेमी इनफाइनाइट। कोने में गए, सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला लिखा, खुश होके लिखा। बोझ करके पढ़ोगे तो मजा नहीं है। अपने लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हैं अपन, खुश होके पढ़िए। सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। खुश होके पढ़िए। अपन किसी पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं पढ़कर, अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो एकदम फॉर्मूला अच्छे से पढ़िए। सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइए, थोड़े से अच्छे सवाल करिए, सरल सरल का नाता बाता छोड़िए। पेपर अच्छे लेवल पे आएगा, ऑप्शनल चॉइस हट जाएंगी तो पेपर अच्छा हो जाएगा। पुराने दौर का पेपर आएगा जो 15, 16, 17, 18, 19 का समय चलता था। कठिन पेपर नहीं होते थे, वो मॉडरेट होते थे। सरल सरल का तो आपने देख लिया ना दुष्प्रभाव। देखो आप लास्ट ईयर 630, 640, 650 वाला भी बच्चा वापस पढ़ रहा है। तो सरल सरल का नाटक हटाइए। सरल के कोई फायदा कहां हुआ। 2 साल से सरल आ रहा है, 3 साल कोविड के बाद से 720 720 की लाइन लगी हुई है। पहले तो 720 नहीं आते थे। तो क्या कोविड के बाद बच्चा अचानक से होशियार हो गया क्या? वो क्या हुआ, ऑप्शनल की चॉइस मिल गई। 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 10 बायो। तो जो स्मार्ट बच्चा था, वो जहां जिन सवालों में परेशान होता है, उसने उसको सावधानी पूर्वक क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसलिए कट ऑफ एकदम से शूट आउट कर गया 4-5 साल में। पहले तो नहीं होते थे 660, 670, 690 पे टॉप 100 में रैंक आती थी। आप डेटा उठा के देख लीजिए। सिलेक्शन उस समय भी होते थे, वहां पेपर मॉडरेट आता था। तो सरल से कोई खुश कहां होना है। खुश होना होता तो लास्ट ये 2 साल से खुश होते ना। कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सरल का नहीं है, कंसेप्चुअल पढ़िए। कंसेप्चुअल पेपर आएगा, अपन जीतेंगे। कोचिंग वाला बच्चा जीतेगा, पढ़ाई वाला बच्चा जीतेगा। कारण क्या है, अपन पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। आप पुराने जब एम्स के रिजल्ट आए हैं वो देखिए। एम्स के रिजल्ट में बेस्ट रैंक हमेशा टॉप 10 में, टॉप 100 से कोटा कोचिंग से आती थी। कारण क्या है, एम्स का पेपर लेवल का पेपर आता था हमेशा। तो इसलिए कोचिंग वाले बच्चे, सिस्टमेटिक पढ़ने वाले बच्चा जीतता है। सरल पेपर में सब बराबर हैं, गधे घोड़े सब बराबर हैं भाई। बात को समझिए। ओम्स लॉ पे सवाल है, वी बराबर आइया, आप खुश हो रहे हो। खुश मतलब ही नहीं है, वो सभी कर रहे हैं। कहां फायदा मिल रहा है आप देखो ना। 650 भी आ रहे हैं पर सिलेक्शन ही नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है। 660, 662 पे सीट जा रही है। तो थोड़ा सा माइंडसेट बदलिए। कठिन से डरिए मत, कठिन से खुश होइए कि हम जो आईओसी पढ़ रहे हैं, जो हम फिजिकल पढ़ रहे हैं, ये भाई बहुत जबरदस्त लेवल की पढ़ रहे हैं। अच्छा पेपर हमारे लिए बेनिफिट है, नुकसान नहीं है। इस बात को थोड़ा समझिए। मेहनत को थोड़ा और बढ़ाइए। थोड़ा हमें 20% एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ता है। कल मैंने एग्जाम्पलर क्यों सॉल्व कराई, भैया अपन को 150 160 नहीं चाहिए, 180 की लड़ाई है। थोड़ा सा 20% ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। आप यूं ही फैल जाते हो। बायो का पेपर, अरे सर एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहे हैं। अरे भाई हम 300 की तैयारी थोड़ी ना करा रहे हैं, हमें 360 की तैयारी करवानी है भाई। आप इस बात को समझते ही नहीं है कि नहीं यार, और ऐसा बिल्कुल किताब से किताब चलो। अरे किताब से किताब चलेगा तो 310 ही आएंगे, 320 आएंगे भाई। अपन को थोड़ा सा फिजिक्स में भी चीजों को अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। इस बात को समझिए। ऐसा मत खुश होइए, अरे यार वैल्यू रख दो, सवाल कर रहे मजा आ रहा है। तो अपन को 130 140 की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं यार। वो तो अपन वैसे ले आएंगे, सही सही पढ़ लेंगे फॉर्मूले फॉर्मूले। तो थोड़ा सा माइंडसेट का गेम है। अपन हल्का सा कठिन होते अपन परेशान हो जाते हैं। परेशान मत होइए, उसको करिए। एग्जाम्पलर करिए, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल करिए, पुराने क्वेश्चन करिए। हमें अपने लेवल को अप करना पड़ेगा। खुश मत होइए, अरे बेसिक बेसिक सवाल कर रहे हैं मजा आ रहा है। तो भाई तेरा वो 120 130 का लेवल रहेगा। थोड़ा सा चीजों को समझें और तैयारी को थोड़ा सही दिशा में ले जाएं। आइए इस वायर की बात करते हैं। तो मुझे ये तो पता चल गया ये सेमी इनफाइनाइट है। तो फॉर्मूला पता चल गया, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई दूरी।
ए दूरी। अब डायरेक्शन में दिक्कत आएगी। तुम 350 बच्चे बैठे हो, डायरेक्शन में ही दिक्कत है। सीधा हाथ लो। करंट कहां जा रही है? नीचे। नीचे इधर क्रॉस, इधर डॉट। पर तेरा पॉइंट इधर है ना, तो क्या काम आएगा? डॉट। आराम से देख। सीधा हाथ, करंट नीचे, इधर क्रॉस, इधर। तेरा बिंदु इधर है, मतलब डॉट काम का है। चलिए आशीष सर इसका बताइए। इसका यहां तीर का निशान लगाया ऐसे। अब बताओ, सेमी इनफाइनाइट वायर की पहचान बोलो। एक तरफ से इंफिनिटी, एक तरफ के ठीक सामने। फॉर्मूला म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए नहीं, ये देख 2 है। ये देख, ये है फॉर्मूला। इसको अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा। दूरी, यहां दूरी ए नहीं 2a। दिशा बताओ, दिशा। सीधा हाथ लो। करंट कहां? ऊपर। करंट कहां? इधर क्रॉस, इधर। यहां बैठे हैं हम तो डॉट। अब बता, दोनों डॉट हैं, जोड़ेंगे या घटेंगे? जोड़ेंगे। 2 का कितना हो गया? 0। लिख लो अच्छे से। धीरे धीरे आएगा, थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा ऊपर से जाएगा, पर ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हो सकता है अभी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही हो, पर पैनिक मत होइए, बने रहिए। 20 सवाल करते करते अपने आप क्लियर होगा भाई। बने रहना पड़ता है, बने रहेंगे सीख जाओगे। दोनों डॉट मिलके क्या बनाएंगे? डॉट। तो आंसर आएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए। 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए। 20 सवाल को करने का साहस दिखाना पड़ता है। गलत सही जो भी होंगे सर मेरे होंगे, पर ये 20 सवाल करने से मैं स्ट्रांग बनूंगा, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। चलिए अगला करिए, तीसरा। जल्दी बराबर आइए। तीसरा, calculate the magnetic field at the center of the square if the side of the square is छोटा a, if side of the square is छोटा a। ये बहुत फेमस सवाल है, थोड़ा सा लंबा भी है पर काम का है। एक स्क्वायर बना लीजिए और बहुत अच्छे से समझना, अत्यंत लंबा प्रश्न है पर काम का है। करेंगे तो हो जाएगा। फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, पर पहले चाहते हैं हम आपको तरीके से सिखा दें। चित्र बना लीजिए। ये काम आएगा आपको ईएमआई चैप्टर तक, ध्यान रखना। इसका जो आंसर है बड़ा फेमस है। अभी जल्दबाजी नहीं करनी, 5 सवाल पे मेरा नाम लिखा हुआ है, सिर्फ मेरी तरफ देखिए। ले आओ, चलो शुरू करें भाई। अरे खुद से सॉल्व नहीं करना है, कसम दे रखी है, मैं ही करूंगा 5 सवाल।
तुम कुछ भी कर लेते हो। वो देख बायो पढ़ रही है साथ साथ में, देखो फिजिक्स के हालात इतने अच्छे हैं कि हम साथ में बायो को भी निपटा देंगे। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। पहली बात, कितने वायर? 4। दूसरा, वायर का प्रकार फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। हर वायर की लंबाई फिक्स है, तो वो डरावना फॉर्मूला ये वाला पहली बार काम में आ रहा है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। हल मत कर, पहले एक रोड मैप तो बना। सवाल देखते ही मेरे क्या क्या क्लिक करना। अच्छा 4 वायर हैं। अरे यार वायर का प्रकार, ये सर वायर का टाइप क्या होता है? ये देखना तेरे सामने है ना, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, सेमी इनफाइनाइट होता है, एक्सिस होती है। ये चारों अपने सेट होने चाहिए। चित्र देख के पता चल रहा है, चित्र देख के पता चल रहा है वायर कैसा है, फाइनाइट। फाइनाइट में 3 बातें चाहिए, ए थीटा 1। अगर 3 बातें मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, वायर, सबसे पहले वायर का प्रकार फाइनाइट। फाइनाइट का फॉर्मूला लिख मत देख, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस। फिर सोच, फाइनाइट वायर के फॉर्मूले में गुप्ता जी 3 बातें दे दो, ए दे दो, थीटा 1 दे दो, थीटा 2 दे दो, तो काम हो जाएगा। अब थीटा 1 क्या होता है सुन, वायर के ऊपरी किनारे को बिंदु से मिलाना, यस सर। निचले किनारे को बिंदु से मिलाना, यस सर। ये परपेंडिकुलर दूरी, सोच ये टोटल कितना है, ए। बेटा ये टोटल ए है, ये सेंटर है, तो बता ये दूरी। तो पहली चीज मिल गई, ए नहीं है, a/2 है। देख ध्यान से, ये तो रटा हुआ ए लिख दो। अरे ए कैसे लिख दो, ए है क्या, उस बिंदु की वायर से दूरी, उस बिंदु की वायर से दूरी कुल ए है, तो आधा a/2। अब बता ध्यान से, ये एंगल कितना, याद कर, डायगोनल जो होते हैं वो हमेशा 90 बनाते हैं, तो ये 45, ये भी, तो थीटा 1 45, थीटा 2, तीनों बातों को समझो। दूरी a/2, ऊपरी किनारा 45, निचला किनारा भी। एक इंपॉर्टेंट बात आती है डायरेक्शन, ठक ठक नियम, सीधा हाथ ले, सीधा हाथ, बता करंट कहां, ऊपर। करो, देख देख रहे हो, बस देख रहे हो, अपने पोलियो थोड़ी ना है, पोलियो है किसी को है, अपने सीधा हाथ लो, दे बताओ अंगूठा कहां, ऊपर। अब बता ठक ठक, इधर इधर क्रॉस हो रहा है, मतलब फील्ड कैसी, क्रॉस। अब इंपॉर्टेंट बात सुन, चारों की नहीं निकालनी है, सीधा 4 से गुणा कर देना है। कारण सुनना, चारों का क्रॉस है, इसका चेक कर, इसका इधर करंट क्या है, क्रॉस। इसका चेक कर ईमानदारी से, करंट इधर है, इधर क्रॉस आ रहा है। इसका चेक कर, करंट इधर है, क्रॉस आ रहा है। मतलब केवल एक की फील्ड निकालो और किससे गुणा कर दो, 4 से, क्योंकि चारों की दिशा सेम है। नहीं आ पा रहा, नोट कर धमाधम। कल का लेक्चर 1.5 घंटे, केवल प्रश्न, केवल आज मैंने आपको बेसिक सिखाया, कल केवल करेंगे न्यूमेरिकल्स। इतने सवाल कर लीजिए कि डर हट जाए। मजेदार चैप्टर तैयार होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश, किसी से लेना देना नहीं है इसका। ना तुझे मोमेंटम चाहिए, ना रोटेशनल चाहिए, ना तुझे व्हीटस्टोन ब्रिज चाहिए, ना किरचॉफ लॉ चाहिए। ये कितना बढ़िया है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर,
किसी दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छी बात है, बढ़िया तैयार कर लेगा। तेरे मैकेनिक्स में सांस क्यों फूलती है? रोटेशनल मोशन में मोमेंटम भी आना चाहिए, तुझे वर्क एनर्जी थ्योरम भी आनी चाहिए, तुझे काइनेटिक एनर्जी भी आनी चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन भी आना चाहिए, इसलिए तेरी सांस फूलती है। तो तुक्का मारता है कि क्या लगाऊं, और अंत में पता चलता है कुछ भी नहीं हो रहा। यही तो दिक्कत है, क्यों सांस फूलती है मैकेनिक्स में? क्योंकि वहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। यहां सीधा है, फॉर्मूला लगा, मस्त रहे। बताइए आंसर। बी बराबर लिखना, ड्यू टू वायर 1, पहले फॉर्मूला लिखो, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। 5 बार लिखने में कोई शर्म नहीं है, 5 बार लिखने में कोई शर्म नहीं है। सूत्र से भागो मत, होशियारी में मत रहो, मारे जाओगे। सूत्र लिखो, हाँ मुझे ये आता है, ये तो मैं आंखों से ही कर लूंगा, ऐसी सोच नहीं रखें, ईमानदारी से करें। तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, ए नहीं, a/2 साइन 45 प्लस साइन, ये अकेले वायर के कारण है, म्यू नॉट 4 पाई a/2 साइन 45 1/√2 साइन 45, तो b1 म्यू नॉट, ये 2 से 4 काट दें, 2 पाई है, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/2 से 2, तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई बटे √2 पाई। बट ये उत्तर नहीं है, बट ये उत्तर नहीं है। पूरा लिख लो, जब मार्च में कॉपी पढ़ो तो समझ में आए, ये एक वायर के कारण है। टोटल बताओ किससे गुणा कर दें? 4 से। 4 से क्यों किया बताइए? 4 वायर हैं और चारों की डायरेक्शन सेम है। एक एक बात का कारण सीखिए, तब मजा है। यही आंसर भी है, कुछ किताबों में यही दे रखा है, कुछ किताबों में वो 4 को खोल देता है, 4 को खोल देता है, 2 × √2 × √2 लिख सकते हैं 4 को, ऐसा देखो, √2 × √2, 2 2 2 जा 4, थोड़ा और सॉल्व कर देता है, √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर कई किताबों में ऐसा है 2√2 म्यू नॉट आई बटे पाई। भाई ये ईएमआई तक काम में आएगा, ये आप देखना, इतना जबरदस्त म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी काम आता है सवाल में। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। अच्छा, सारे क्रॉस आ रहे हैं तो उत्तर भी क्रॉस आएगा। पहले 6 लेक्चर में सिर्फ सूत्र और डायरेक्शन अगर पता है तो आप राजा हैं। ईएलपी नंबर 1 2 3 4 5 सारी बायोसवर्ट लॉ पर है, और केवल डायरेक्शन समझ में आ गई, 5 ईएलपी मुझे दिखाई दे रही हैं, अगले 3 दिन पढ़ाने के बाद आप 5 ईएलपी सॉल्व कर सकते हैं, सीधी 5 की 5 पूरी। तो टारगेट बनाइए, मुझे बायोसवर्ट लॉ शानदार पढ़कर 5 ईएलपी पे निशाना लगाना है। दिवाली के ब्रेक से पहले मेरा टारगेट है 5 ईएलपी मेरी पूरी हो जानी, कुल 13 ईएलपी है, 5 करके जाऊंगा तो अपने काम बढ़िया हो गया। करंट की 12 करी, कैपेसिटर की 6, 12 और 6 18, 5 इसकी, 23 ईएलपी करके अपन को चलना है, अपना काम हो जाएगा। क्या आगे बढ़े क्या? अब इतना बार बार नहीं करना होता, यही सवाल ट्रायंगल में भी बन सकता है, यही सवाल हेक्सागन का भी बन जाता है, तो एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो लिख लीजिए, वो लिख लीजिए, लिखिए,
स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर कोई पॉलीगन है, पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब समझते हैं? पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है जैसे अगर 3 साइड हो गई तो ट्राइंगल हो गया, 4 साइड हो गई तो स्क्वायर हो गया, 6 साइड हो गई तो हेक्सागन। इसे बोलते हैं एक रेगुलर पॉलीगन। अगर जहां पर n बताता है नंबर ऑफ साइड, ये शेप नहीं दिया, सिर्फ इतना सा बनाया, अगर यहीं बंद कर दोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, 4 साइड बना दोगे तो स्क्वायर, 6 बना दोगे तो हेक्सागन। एक सामान्य चित्र बनाया है। अगर n 3 हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। n 4 हो जाए तो उसे बोलते हैं स्क्वायर। n 6 हो जाए तो उसे बोलते हैं हेक्सागन। तो रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला है n म्यू नॉट आई बटे पाई ए टेन पाई बाई n साइन पाई बाई n। आप उसको इससे डिराइव भी कर सकते हो उसी फाइनाइट वायर के फॉर्मूले से। ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए सीधा याद है तो मजा आ जाता है। जैसे मुझे स्क्वायर चाहिए तो अब आप जादू देखिएगा, n की वैल्यू क्या रख दीजिए? 4, उत्तर वही आ जाएगा। करके दिखाता हूं। n म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए टेन पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। n क्या है? n, डर हटाओ, n क्या है? बोलो। ट्राइंगल हो तो n 3, स्क्वायर हो तो n, हेक्सागन n 6। ए क्या है? ए साइड ऑफ द पॉलीगन। एक एक बात को लिखो, आधा अधूरे में मजा नहीं है, 100% पूरी बात सीखें। चलिए अब बताइए, मान लो मैं स्क्वायर ही चेक कर लेता हूं, तो स्क्वायर में क्या करूं? n की वैल्यू 4 पुट करके देखता हूं तो मुझे पता चले, तो 4 पुट कर दीजिए। 4 म्यू नॉट आई बटे पाई ए टेन पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4। तो 4 म्यू नॉट आई बटे पाई ए टेन 45 साइन 45। तो 4 म्यू नॉट आई बटे पाई है 10 45 1 साइन 45 1 बाय रूट। देखो वही आ गया। अब इस 4 को ब्रेक करोगे आप, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट टू से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम वही आंसर 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। वही आंसर जो आपने पूरी मैथ्स करके निकाला। तो अपन को ये रिजल्ट याद होना चाहिए। शॉर्ट नोट में भी आप इसे डाल सकते हैं। अब इससे आप हेक्सागन, ट्राइंगल, स्क्वायर सब हल कर सकते हैं जो किताबों में दे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। आज कोई होमवर्क नहीं है, बैकलॉग निपटाएं। हर बीच में 7-10 दिन में ऐसा एक दिन देंगे आपको जब कोई होमवर्क नहीं है। पुराना काम निपटाओ, करंट कैपेसिटर निपटाओ, नोट्स पूरे कर लो, अगर कोई क्लास छूटी हुई है नोट्स पूरी कर लें, ईएलपी निपटा लें, पीवाईक्यू हल कर लें 5 साल के कम से कम, एनसीईआरटी को अच्छे से रिव्यू कर लें। ये चीजें देखिए कि यार इसमें घुसने से पहले
मेरे करंट कैपेसिटर की एनसीईआरटी पूरी हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी पूरी करके रखो। अब कैपेसिटर की एनसीईआरटी कितनी सरल थी, आप देखो इतने बच्चों ने कर ली, एकदम आसान, सारे सॉल्व एग्जाम्पल, सारे अनसॉल्व अपन ने कर लिए। साथ ही साथ ये भी देखा कि नीट में किस सवाल से कैसा सवाल बनता है, तो उसको निपटा के अच्छे से पूरा कर लो, तो कॉन्फिडेंस रहता है कि सर जिस दिन अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म होगी उस दिन अपनी पूरी एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 भी तैयार। चले लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर आएगा 4, लिखें। करें, लिखें। लिखिएगा, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। चित्र बना लीजिए। अनंत संभव सवाल बन सकते हैं, अनंत, हर किताब में ढेरों डायग्राम है, पर उनके पीछे की मूल भावना सेम है। जब हम 70-80 सवाल करेंगे ना, तब जाके हमारा दिमाग खुलेगा। 15-20 में मन मत खुश कर लेना, 70-80 का टारगेट रखो कि यार मैं 70-80 क्वेश्चन बायो सवर्ट लॉ के करूंगा, तब जाके मुझे बायो सवर्ट लॉ में कॉन्फिडेंस आएगा। अब मेरी जो अप्रोच है वो पकड़ कि सर क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखा कौन है, वायर, फिर देखा वायर का प्रकार। बंटी मोबाइल चला रहा है, सवाल हो नहीं रहा, बंटी ने मोबाइल निकाल लिया कि सर आज का तो काम हो गया, जितना समझ में आना था आ गया। एक लेवल के बाद समझ में आना, बंटी तुरंत मोबाइल चला लेता है। अब वायर कैसा है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट, फाइनाइट वायर है। क्यों? दोनों तरफ से इंफिनिटी नहीं जा रहा। अब फाइनाइट आते ही तेरे मन में खलबली होनी चाहिए, सबसे पहले सूत्र। अब सूत्र आते ही तुरंत बोलना ना चाहिए, सर 3 बातें दे दो ना, सर 3 बातें दे दो ना, सर 3 बातें दे दो ना, ए θ1 θ2। ये अंदर से एकदम ख्वाहिश आनी चाहिए। फाइनाइट वायर आते ही सर 3 बातें दे दो ना, 3 बातें दे दो ना, ए θ1 और θ2। ए क्या है, ए क्या है, उस बिंदु की दूरी क्या ए ही है? मतलब ए तो ए ही है, ए तो ए ही है। अब θ1 क्या है? θ1 ऊपरी किनारे को जोड़ने वाला एंगल। ऊपरी किनारा ये रहा, जोड़ दिया, लो सर मैं ऐसा ही करता हूं, इसलिए तो मेरे ये हाल है, मैं कुछ भी जोड़ देता हूं, ऐसे नहीं जोड़ना। तो आप बताओ कहां जोड़ूं, आप बताओ। देख ऊपरी किनारा देखा, हाँ बोल, बोल हाँ। इस ऊपरी किनारे को पी से जोड़ दे, इसे बोलते हैं ऊपरी किनारे को मिलाना। अब ये एंगल नहीं पता, पर ये एंगल के लिए देख उसने कितनी ये दूरी दे दी, ये दूरी दे दी, तो क्या मैं tan लगा सकता हूं? tan बराबर परपेंडिकुलर बटे 3a4 बटे 3/4, 3/4 कब? 37। नहीं आ पा रहा, वापिस देख, वापिस देख। निचला किनारा, ओहो, निचले किनारे को मिलाया, और ये एंगल θ2। अब इसके लिए tan θ2 ये अलग से फोटो बना दे, तुझे दिक्कत होती है, सांस भर जाती है, तो यहां बना ले एंगल tan θ2 परपेंडिकुलर बटे
बेस परपेंडिकुलर 4a/3। 4/3 कब होता है? 4/3 53। तो भैया मजे आ गए। θ1 37, θ2 53। ये सब सवालों के पूछने के अलग अलग तरीके हैं ऑल इंडिया लेवल पर। कोई जेई मेन का सवाल है, कोई अलग एम्स का सवाल है। आपको पता चलता है कि यार कैसे कैसे सवाल बन सकता है। अब उसने एंगल नहीं दिए, आपसे एंगल निकलवा लिए। आप ये समझो सूत्र वही रहेगा, सूत्र आज भी वही है, अगले 10 साल भी वही सूत्र रहना है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, भविष्य में यही आते रहेंगे। बस आपको लापरवाही से बचना है। 4πa साइन 37 प्लस साइन 53। साइन 37 बोल भाई, साइन 37 बोल भाई, 3/5। साइन 53 बोल भाई, 4/5। म्यू नॉट आई बटे 4πa, 5 एलसीएम तो 7 म्यू नॉट आई बटे 20πa। बोलिए। आज कोई होमवर्क नहीं, कल मुझे पूरे लेक्चर पढ़ाने दीजिए, उसके बाद मैं कल से ईएलपी शुरू करूंगा। शनिवार तक छुट्टी तक हमारा टारगेट है 5 ईएलपी को निपटा के घर जाना। क्या बात ओके है? आज अपना बैकलॉग कुछ बचा हुआ है तो उसको निपटा लें। धन्यवाद। कल सभी 6:40 तक आ जाना भाई, डॉट शुरू कर देंगे एकदम क्लास। समय बचाना है यार, इंपॉर्टेंट ये है कि समय पर काम हो। हेलो 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 आज आज शाम को दशहरे मेले में मनोज मुंतशिर आ रहा है, मोटिवेशनल स्पीच देता है। मनोज मनोज मुंतशिर। तो आप आपके साथ वो अनुभव शेयर करेंगे। तो अगर कोई जाना चाहता है शाम को दशहरे मेले में, 6:30 बजे का टाइम है। आईडी कार्ड लेके जाना, ताकि इससे आपको वीआईपी पास मिल चुकेगा। और इसके लिए हमारे पास स्कैनर है। अगर कोई जाना चाहता है तो वहां से स्कैन कर लें काउंटर से, ठीक है।